मैं दामोदर शर्मा अल्फा सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। अभी अपना टॉपिक चल रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्तोत्तर काल, जिसमें उस समय के जो राजवंश है उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसी गुप्तोत्तर काल में सबसे पहले उदय हुआ था पुष्यभूति वंश का, ठीक है ना, जिसके बारे में अपन पिछले वीडियो में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा इसके स्थापना के बारे में और इनके सबसे ताकतवर शासक जिसका नाम क्या था, हर्षवर्धन, उसके बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, तो हर्षवर्धन के बारे में अपन पढ़ चुके थे कि इसका जो साम्राज्य था, ठीक है ना, काफ़ी विशाल था, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। और राजधानी भी इसने चेंज कर ली थी, कन्नौज पहले थानेश्वर थी, क्योंकि मैंने बताया कि राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करने के लिए इसे राजधानी कहाँ बनानी पड़ी थी, कन्नौज बनानी पड़ी थी। ठीक है, तो अब अपन हर्षवर्धन के बारे में आगे और पढ़ते हैं। और हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे अभी। वेनसांग, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में प्रयाग में आयोजन किया था धर्म महामोक्ष परिषद का, ठीक है ना, इसका आयोजन किया था। इसका जो आयोजन है वो हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष में करता था, यानी प्रत्येक 5वें वर्ष में धर्म महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। कौन? हर्षवर्धन। और अपना जो खजाना है ना वो दान कर देता था, जो खजाने में पैसा होता था ना वो दान कर देता था। कौन? हर्षवर्धन। दरअसल ये इस प्रकार की छठी धर्म महामोक्ष परिषद सभा थी, यानी कौन सी सभा थी? छठी सभा थी। तो ये धर्म महामोक्ष परिषद जो कब आयोजित की गई थी? 643 ईस्वी में। तो ये इसलिए खास थी क्योंकि यहीं पर हर्षवर्धन की जो मुलाकात है वो वेनसांग से हुई थी। यहीं पर हर्षवर्धन की मुलाकात किससे हुई? वेनसांग से। तो अब अपन है ना चर्चा करेंगे किसके बारे में? वेनसांग के बारे में, ठीक है ना। तो आपको इतना याद रखना है कि 643 ईस्वी में प्रयाग में धर्म महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष में इसका आयोजन करता था और अपना खजाना लुटा देता था, ठीक है ना। और उसके बाद में एक प्रकार से दान करता था पूरा खजाना। और ये इसकी छठी धर्म महामोक्ष परिषद सभा थी, यानी इस प्रकार की कौन सी थी? छठी थी। और इसी सभा के दौरान इसकी मुलाकात हुई थी किससे? वेनसांग से, ठीक है ना। तो अब अपना मेनली किसको पढ़ने वाले हैं? वेनसांग को पढ़ने वाले हैं। तो वेनसांग या दूसरा नाम था जुआंगचुआंग, ठीक है ना, ये नाम था। इसका जन्म हुआ था 600 ईस्वी में सियांग प्रांत में, जो कहाँ पर है? चीन में है, ठीक है ना। जो वेनसांग है ना वो बौद्ध भिक्षु था, एक प्रकार से क्या था? ये बौद्ध भिक्षु था वेनसांग। और ये 629 ईस्वी में 629 ईस्वी में बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आया था और भारत में ये रहा था 644 ईस्वी तक। यानी वेनसांग है ना ये भारत में 629 से लेकर 644 तक रहा था। जो वेनसांग है ना जब भारत आया उस समय चीन का जो शासक है उसका नाम था ताई सुंग, यानी चीन का शासक कौन था उस समय? ताई सुंग था, ठीक है। वेनसांग जब भारत में आया तो इसने अपनी जो बौद्ध शिक्षा है वो प्राप्त की थी नालंदा विश्वविद्यालय में, यानी नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा प्राप्त की गई थी। किसके द्वारा? वेनसांग के द्वारा। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये राजगीर बिहार में पड़ता है। नालंदा कहाँ पे है? राजगीर बिहार में है। इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था
गुप्त वंश के शासक जिसका नाम था कुमारगुप्त फर्स्ट, यानी गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। कौन से विश्वविद्यालय का? नालंदा विश्वविद्यालय का। और इसका जो निर्माण है ना ये 450 ईस्वी में करवाया गया था, यानी 450 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था कुमारगुप्त फर्स्ट ने। याद रखना है कि वेनसांग ने कहा कि इसका जो निर्माण है ना वो सक्रादित्य ने करवाया था, यानी वेनसांग ने कुमारगुप्त फर्स्ट नाम नहीं लिखा है बल्कि सक्रादित्य नाम लिखा है। इसका कारण ये है कि ये जो सक्रादित्य है ना ये कुमारगुप्त फर्स्ट की उपाधि थी, यानी कुमारगुप्त फर्स्ट है ना उसकी उपाधि थी कौन सी? सक्रादित्य, इसलिए इसने सक्रादित्य नाम से उल्लेख किया है। दरअसल जो नालंदा है ना ये बौद्ध धर्म की शिक्षा का बड़ा केंद्र था, यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता है कौन सा? नालंदा। और ये बौद्ध धर्म के महायान का केंद्र था, बौद्ध धर्म के महायान का केंद्र। ठीक है, दरअसल आपको पता है कि चौथी बौद्ध संगीति के बाद में जो बौद्ध धर्म था ना वो हीनयान और महायान दो भागों में बंट गया था। हीनयान में तो दरअसल क्या था कि बुद्ध है ना उसे साधारण पुरुष माना गया था, जबकि महायान में इसे ईश्वर माना गया था। तो ये महायान का केंद्र था कौन सा? नालंदा। और इसे बौद्ध धर्म के महायान का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, यानी बौद्ध धर्म के महायान का ऑक्सफोर्ड है वो किसे कहते हैं? नालंदा को कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको पता ही है कि लंदन में है, और ये जो यूनिवर्सिटी है ना ये दरअसल सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है विश्व की, सबसे प्रसिद्ध है। तो इसी तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ तुलना की गई, इसका मतलब यहाँ पर बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र था। जो वेनसांग है ना, वेनसांग जब यहाँ पर आया था तब यहाँ के जो प्राचार्य थे ना उनका नाम था शीलभद्र, यानी यहाँ के प्राचार्य का नाम क्या था? शीलभद्र यहाँ के प्राचार्य थे, कहाँ के? नालंदा विश्वविद्यालय के। ठीक है, वेनसांग ने यहाँ पर अपनी बौद्ध शिक्षा है ना वो पूर्ण की थी। हालांकि याद रखना है कि वेनसांग ने थानेश्वर में भी इसने जयगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु था उससे भी इसने ज्ञान प्राप्त किया था। तो पूछा जाए कि नालंदा के अलावा जो वेनसांग है ना उसके बौद्ध धर्म के गुरु भारत में कौन रहे थे? तो वो जयगुप्त थे। और कहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था वेनसांग ने? थानेश्वर में ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, जो वेनसांग है उसने भारत यात्रा का जो वर्णन है वो किया था अपनी पुस्तक जिसका नाम था सीयू की, यानी सीयू की नामक जो पुस्तक है ना उसमें वर्णन किया था किसने? वेनसांग ने। तो जाहिर सी बात है वेनसांग को अपन इसलिए तो पढ़ रहे हैं क्योंकि अपन हर्षवर्धन को पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपसे पूछा जाए कि वेनसांग की भारत यात्रा के समय भारत का जो शासक था वो कौन था? तो भारत का जो शासक है उस समय कौन था? हर्षवर्धन था। ठीक है ना, तो भारत में शासक हर्षवर्धन था, जबकि कौन आया था? वेनसांग आया। इसके बाद में ये जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन उसे वेनसांग ने शीलादित्य नाम से पुकारा है, यानी हर्षवर्धन को क्या कहा है? शीलादित्य कहा है वेनसांग ने। एक्चुअल में कहते हैं कि शीलादित्य है ना ये भी हर्षवर्धन की उपाधि थी। जब मुलाकात हुई थी ना तो हर्षवर्धन ने अपना नाम शीलादित्य ही बताया था वेनसांग को, और इसलिए वेनसांग इसे शीलादित्य ही कहने लगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय है ना इसे 1203 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, क्या नाम था? बख्तियार खिलजी, उसने इसे जलाकर नष्ट कर दिया था। यह नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में। जब इसे नष्ट किया गया तब इसके जो अंतिम प्राचार्य थे ना वो साके श्री भद्र थे। कहते हैं कि उस समय 10,000 जो बौद्ध भिक्षु है ना यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, सारे जिंदा जल गए। हजारों की संख्या में यहाँ पर ग्रंथ थे वो भी एक प्रकार से जल गए थे। कहाँ पे? नालंदा में। वैसे नालंदा है ना उसका अब वर्तमान में नव निर्माण भी करवाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो फिर से स्टार्ट हो चुकी है नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में। ठीक है, लेकिन पहले नष्ट कर दी गई थी किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो ये जो वेनसांग है ना इसने भारत यात्रा का वर्णन किसमें किया था? सीयूकी में। याद रखना है कि वेनसांग ने योगाचार दर्शन पर भी एक ग्रंथ लिखा था, यानी जो योग दर्शन है ना उस पर भी ग्रंथ लिखा गया था। किसके द्वारा? वेनसांग के द्वारा। ये जो सीयूकी है ना दरअसल इसका हिंदी अनुवाद होता है पश्चिमी संसार की यात्रा का वर्णन, यानी दरअसल पश्चिम में था ना उस समय भारत, उसके अनुसार दिशा में, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? पश्चिमी संसार की यात्रा का वर्णन। और ये किसका हिंदी ट्रांसलेशन है? सीयूकी का हिंदी ट्रांसलेशन है
पश्चिमी संसार की यात्रा। ठीक है। जो वेनसांग है ना, इसके कई उपनाम हैं, उनमें से प्रमुख बता देता हूँ। वेनसांग को कहा जाता है तीर्थयात्रियों का राजकुमार। तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? वेनसांग को कहते हैं। ठीक है ना। यानी प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे जाना जाता है? वेनसांग को जाना जाता है। वेनसांग है ना, ये चूंकि भारत में बौद्ध भिक्षु के रूप में आया और बौद्ध भिक्षुओं को तीर्थयात्री नाम से संबोधित किया जाता था, इसलिए इसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहते हैं। जो वेनसांग है, इसे कहा गया है नीति का पंडित, यानी नीति का पंडित भी किसे कहते हैं? वेनसांग को। वेनसांग की बात की जाए तो वेनसांग है ना, उसे कहा गया है भारत का दूसरा शाक्य मुनि, यानी भारत का दूसरा शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? वेनसांग को। जो प्रथम शाक्य मुनि थे वो तो कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। और दूसरे जो शाक्य मुनि है वो कौन माने जाते हैं? वेनसांग। वेनसांग है ना, उन्होंने दक्षिणी भारत की भी यात्रा की थी और दक्षिणी भारत की यात्रा में ये कांची गए थे और उस समय वहाँ के शासक थे नरसिंह वर्मन। क्या नाम था? नरसिंह वर्मन वहाँ पे शासक थे। जबकि ये महाराष्ट्र राज्य भी गए थे, जहाँ पे शासक कौन थे? वातापी के पुलकेशिन सेकंड। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि वेनसांग है ना, वो किसके समय भारत आए थे? हर्षवर्धन के समय। तो दोबारा बता देता हूँ, आपको याद रखना है कि जो वेनसांग है उनका दूसरा नाम था जुआंगचुआंग। ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था 600 ईस्वी में सियांग, कहाँ पे? चाइना में। दरअसल ये बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने भारत आए थे और भारत में रहे थे ये 629 से लेकर 644 तक। जब ये भारत में रहे उस समय चीन का शासक कौन था? ताई सुंग था। और भारत का शासक कौन था? हर्षवर्धन था। ठीक है। इन्होंने जो बौद्ध शिक्षा है नालंदा विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी, जो कहाँ पे है? राजगीर बिहार में है। कहाँ पे है ये? राजगीर बिहार में। और यहीं पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका निर्माण करवाया था गुप्त वंश के शासक, जिसका नाम था कुमारगुप्त फर्स्ट। और ये निर्माण कब करवाया गया था? 450 ईस्वी में। जो वेनसांग है ना, उन्होंने उल्लेख किया कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? शक्रादित्य ने करवाया था। ऐसा उल्लेख किसने किया था? वेनसांग ने। दरअसल ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था और बौद्ध धर्म के महायान की यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। इसे कहा जाता है बौद्ध धर्म के महायान का ऑक्सफोर्ड। यानी पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के महायान का ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय को कहते हैं। जब वेनसांग ने यहाँ पर अध्ययन किया था तो प्राचार्य कौन थे? सीलभद्र थे। ठीक है ना। याद रखना है कि नालंदा के अलावा वेनसांग ने थानेश्वर में भी शिक्षा ली थी। किससे? जयगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। नालंदा विश्वविद्यालय है, इसे 1203 ईस्वी में बख्तियार खलजी, जो कि गौरी का सेनापति था, उसने इसे जलाकर नष्ट कर दिया था। जब इसे नष्ट किया गया उस समय अंतिम प्राचार्य कौन थे? शाक्य श्री भद्र थे। याद रखना है कि जो हर्षवर्धन है ना, उसके समय शासक भारत में, हर्षवर्धन के समय में यहाँ पर वेनसांग आया था, लेकिन हर्षवर्धन का नाम है ना, वो वेनसांग ने शिलादित्य रखा है। दरअसल माना जाता है कि शिलादित्य ना वो हर्षवर्धन की उपाधि थी। वेनसांग ने भारत यात्रा का वर्णन अपने ग्रंथ में किया, जिसका नाम क्या था? सी यू की। इसका मतलब होता है पश्चिमी संसार की यात्रा का वर्णन। वेनसांग ने योगाचार दर्शन पर भी एक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? वेनसांग ने। जो वेनसांग है, इसके उपनाम क्या है? तीर्थयात्रियों का राजकुमार। इसे कहा जाता है नीति का पंडित और भारत का दूसरा शाक्य मुनि। ये किसके नाम है? वेनसांग के उपनाम है। वेनसांग दक्षिणी भारत में कांची में भी गया था और वहाँ का शासक था कौन? नरसिंह वर्मन। इसने महाराष्ट्र यात्रा का भी वर्णन किया है, वहाँ पे शासक कौन था? पुलकेशिन सेकंड था। ठीक है। तो ये वेनसांग था जो किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय। अब है ना, कहते हैं कि जो वेनसांग है ये गया हुआ था भास्कर वर्मा के पास, जो कहाँ का शासक था? कामरूप का। मुलाकात कैसी उसके बारे में वर्णन बताता हूँ मैं। अब हर्षवर्धन को पता चल गया कि वेनसांग कहाँ पे है? कामरूप में है। अब वेनसांग, जो हर्षवर्धन है, उसने संदेश भेजा भास्कर वर्मा के पास कि वेनसांग को मेरे पास भी भेजो। कामरूप के शासक ने कहा कि वेनसांग नहीं आना चाहते हैं। बिना पूछे कह दिया बस भी, वेनसांग यहाँ पर नहीं आना चाहते हैं।
हर्षवर्धन ने कहा कि आप मेरे मित्र हो, कैसे न कैसे करके मनाओ और है ना मेरे पास भेज दो। ठीक है, मैं उससे मिलना चाहता हूं, किससे? वेनसांग से। भास्कर वर्मा ने कहा कि मैं भी मानता हूं कि आप मेरे मित्र हो और मैं भी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वेनसांग नहीं आएगा, चाहो तो बदले में मेरा सर काटकर भिजवा सकता हूं। ऐसा कहा किसने? भास्कर वर्मा ने। अब जो हर्षवर्धन है ना, उन्होंने भी दूत को कहलवा कर भेजा कि ठीक है, भास्कर वर्मा से कह दो कि वेनसांग को नहीं भेज सकते तो सर काट कर भेज दो। ठीक है ना, ये कहा। अब भास्कर वर्मा को पता चल गया कि तो गड़बड़ हो सकती है, कहीं आक्रमण न कर दे हर्षवर्धन, और इसलिए वेनसांग को भेज दिया गया। किसके पास? हर्षवर्धन के पास। तो मैंने पहले ही बताया कि वहां पर प्रयाग में है ना धर्म महामोक्ष परिषद चल रही थी, और वहीं पर है ना मुलाकात हुई थी किसकी? हर्षवर्धन और वेनसांग की मुलाकात हुई। उसके बाद में जो हर्षवर्धन है ना, उसने 643 ईस्वी में कन्नौज में एक बौद्ध धर्म सभा का भी आयोजन किया था। किसका? बौद्ध धर्म सभा का आयोजन किया गया कन्नौज में। जो धर्म महामोक्ष परिषद थी उसका आयोजन तो प्रयाग में, और बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कहाँ पे किया था? कन्नौज में। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखना, दोनों का ही आयोजन 643 में, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। वो तो हिंदू धर्म से संबंधित थी और ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। ठीक है। उसके बाद में 643 में जब ये बौद्ध सभा हुई थी, इसकी अध्यक्षता की थी वेनसांग ने, यानी इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वेनसांग के द्वारा की गई थी। जो हर्षवर्धन है ना, इसकी ये सभा थी, काफ़ी बड़ी थी, और इसलिए कई विद्वान है ना, ये जो सभा आयोजित की गई थी हर्षवर्धन के द्वारा, इसे 5वीं बौद्ध संगीति भी कहते हैं। दरअसल 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित हो चुकी थी ना। 483 ईसा पूर्व में पहली आयोजित हुई थी, 483 ईसा पूर्व में पहली आयोजित हुई थी अजातशत्रु के समय। 383 ईसा पूर्व में दूसरी आयोजित हुई थी कालाशोक के समय। तीसरी आयोजित हुई थी उसके बाद में 251 ईसा पूर्व में अशोक के समय, और चौथी आयोजित हुई थी प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय। ठीक है ना, तो ये 4 पहले हो चुकी थी। वैसे सीधा पूछा जाए तो 4 ही हैं, लेकिन ये पूछा जाए कि 5वीं बौद्ध संगीति के रूप में किसे माना जाता है, तो इसे ही माना जाता है, जो किसने आयोजित करवाई थी? हर्षवर्धन ने आयोजित करवाई थी। ठीक है ना, 643 ईस्वी में। इसके बाद में बात करते हैं हर्षवर्धन की। तो जो हर्षवर्धन है, इसने, इसका मतलब यही है कि कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? बौद्ध धर्म। जो हर्षवर्धन है ना, पहले वो सूर्य और शिव का उपासक था। पहले किसका उपासक होता था? सूर्य और शिव का उपासक था हर्षवर्धन। लेकिन इसने अंतिम समय में दिवाकर मित्र के कहने पर, जो दिवाकर मित्र था ना बौद्ध भिक्षु, जिससे मिलकर के हर्षवर्धन ने बचाया था किसको? राज्यश्री को, तो उसी से प्रेरित होकर के बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। किसने? हर्षवर्धन ने। याद रखना है कि हर्षवर्धन के अलावा जो राज्यवर्धन था ना, उसने भी कौन सा धर्म ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बाकी सारे शिव के उपासक थे, बाकी जितने भी थे ना पुष्य भूति वंश में, वो शैव थे, लेकिन इन दोनों ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? बौद्ध धर्म। इसके बाद में जो हर्षवर्धन है, उसने एक विद्वान था बौद्ध भिक्षु, जिसका नाम था जयसेन। क्या नाम था? जयसेन। उसे है ना 80 गांव देने की पेशकश की थी। 80 गांव दान में देने जा रहा था कौन? हर्षवर्धन। लेकिन जो जयसेन है ना, उसने विनम्रता से इस बात के लिए इनकार कर दिया था। ठीक है ना, तो इसके लिए इनकार कर दिया गया था। किसके द्वारा? जयसेन के द्वारा। तो आपको इतना याद रखना है कि जो हर्षवर्धन है ना, जब उसने वेनसांग को बुलाया तो उससे पहले वह कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के पास था। 643 ईस्वी में हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक बौद्ध धर्म सभा का आयोजन किया था। कहाँ पे किया था? कन्नौज में। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? वेनसांग ने की थी। कुछ जो विद्वान है ना, इसे 5वीं बौद्ध संगीति का भी नाम देते हैं। इसका मतलब साफ है कि जो हर्षवर्धन है ना, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तभी तो ये आयोजित करवा रहा था। एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि पहले हर्षवर्धन है ना, वो सूर्य और शिव का उपासक था, लेकिन उसके बाद में उसने दिवाकर मित्र के प्रभाव में आकर, किसके? दिवाकर मित्र के प्रभाव में आकर के जो हर्षवर्धन है ना, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। हर्षवर्धन के अलावा पुष्य भूति वंश में बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला दूसरा शासक कौन था? तो उसका नाम क्या था? राज्यवर्धन। यानी राज्यवर्धन के द्वारा भी बौद्ध धर्म है वो स्वीकार किया गया था।
जो हर्षवर्धन है ना, उसने एक बौद्ध विद्वान जिसका नाम क्या था, जयसेन, ठीक है ना, जो जयसेन है वो बौद्ध विद्वान था, उसे 80 गांव दान में देने की पेशकश की थी। किसने? हर्षवर्धन ने। लेकिन इसने विनम्रता से इस पेशकश को ठुकरा दिया था। ठीक है, तो ये अपन ने हर्षवर्धन के बारे में बताया। कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। इसके बाद जो हर्षवर्धन है, इसे स्मिथ ने, किसने? स्मिथ ने इसे कहा था हिंदू काल का अकबर। हिंदू काल का अकबर कहा गया किसको? हर्षवर्धन को। इसे बाणभट्ट ने कहा था शकलोत्तरनाथ, उत्तर भारत का स्वामी। किसने कहा था इसे? बाणभट्ट ने कहा था हर्षचरित में। हर्षवर्धन है ना, इससे कहा गया सोड्डल, कवि सोड्डल जिसने लिखी थी उदय सुंदरी कथा, उसमें हर्षवर्धन को कवि सोड्डल ने कहा था कविंदर। क्या कहा था इसे? कविंदर। जबकि हर्षवर्धन को जयदेव ने, जिसने ग्रंथ लिखा था गीत गोविंद, गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था, और इस ग्रंथ में हर्षवर्धन को इसने कहा था काव्य का हर्ष, यानी काव्य का हर्ष कहा गया था किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा। तो ये अलग अलग नाम अन्य और भी हैं जो किसके हैं? हर्षवर्धन के। जो हर्षवर्धन है ना, उसे साहित्यिक सम्राट कहा जाता है। साहित्यिक सम्राट कहा जाता है किसको? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन ने 3 नाटकों की रचना की थी। कितने नाटक लिखे थे? 3 नाटकों की रचना की गई थी। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। एक तो था नागानंद, एक था रत्नावली, और एक था प्रियदर्शिका। तो ये 3 नाटक लिखे थे किसने? हर्षवर्धन ने। इसमें जो नागानंद है ना, वो काफ़ी प्रसिद्ध था। दरअसल इसमें एक राजकुमार है ना, वो दरअसल नागों के देश को बचाता है अपनी जान दे करके, ठीक है ना। तो ये नागानंद था, ये काफ़ी प्रसिद्ध था। दरअसल जो हर्षवर्धन है ना, इसने न केवल नाटक लिखे थे बल्कि एक्टिंग करके भी दिखाता था, ठीक है। जो नाटक थे वो आयोजित होते थे तो उसमें खुद अभिनय करता था। कौन? हर्षवर्धन। और वेनसांग जब आया ना, तो ये जो नाटक थे ना, इन पर अभिनय करके दिखाया था किसने? हर्षवर्धन ने, ठीक है ना। हालांकि कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि ये जो हर्षवर्धन ने नहीं लिखे थे नाटक, ये एक और था विद्वान दावक, उसने इन नाटकों की रचना की थी। लेकिन नाम इन्हें किसने दे दिया? हर्षवर्धन ने, कि मैंने लिखे हैं। लेकिन सीधा पूछा जाए ना, तो आपको हर्षवर्धन का ही नाम बताना है, क्योंकि ये जो नाटक है ना, इनके ऊपर नाम किसके हैं? हर्षवर्धन के। लेकिन ये पूछा जाए कि कुछ विद्वानों के मत के अनुसार ये नाटक किसने लिखे थे, तो याद रखना है कि वो किसने लिखे थे? दावक के द्वारा लिखे गए। जो हर्षवर्धन है उसके दरबारी थे, एक था कौन? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? मैं बार बार बता रहा हूं पहले से ही, हर्षचरित। और दूसरा ग्रंथ कौन सा लिखा था? कादंबरी। ये ग्रंथ लिखे गए थे बाणभट्ट के द्वारा। याद रखना है, जो कादंबरी है ना, इससे पूर्ण किया था बाणभट्ट के पुत्र ने, जिसका नाम क्या था? भूषण भट्ट, ठीक है ना। यानी बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट के द्वारा कादंबरी को पूर्ण किया गया था। दूसरा इसका दरबारी था जिसका नाम था मयूर, यानी मयूर है ना, ये हर्षवर्धन का दूसरा दरबारी था। और मयूर ने भी 2 ग्रंथ लिखे थे। एक तो था सुभाषितावली। कौन सा था? सुभाषितावली। और दूसरा था सूर्य शतक। तो ये दोनों ग्रंथ है ना, ये किसके द्वारा लिखे गए थे? मयूर के द्वारा लिखे गए। तो ये दोनों दरबारी थे किसके? हर्षवर्धन के। ऐसा भी माना जाता है कि हर्षवर्धन के समय एक और विद्वान था जिसका नाम क्या था? उद्योतन। उद्योतन था। और उद्योतन है ना, उसने ग्रंथ लिखा था न्यायवर्तिका। न्यायवर्तिका नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था? उद्योतन के द्वारा। जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन उसके समय चीन का शासक था ताइसुंग। यानी चीन का शासक कौन था हर्षवर्धन के समय? ताइसुंग था, ठीक है। जो ताइसुंग है ना, उसके दरबार में हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में दूतमंडल भेजा था। यानी दूतमंडल हर्षवर्धन ने कब भेजा था चीनी सम्राट के दरबार में? 641 ईस्वी में।
याद रखना है कि इसके बदले में जो ताइसुंग है ना, उसने भी 3 दल है ना वो किसके दरबार में भेजे थे, हर्षवर्धन के दरबार में। यानी बदले में जो ताइसुंग है उसने 3 दल भेजे गए किसके दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में। एक तो भेजा गया था 641 ईस्वी में, दूसरा भेजा था 643 ईस्वी में, और तीसरा कब भेजा गया था, 646 ईस्वी में। तो ये तीनों दल है ना ये किसके द्वारा भेजे गए थे, चीनी सम्राट के द्वारा, जिसका नाम क्या था, ताइसुंग था। जो हर्षवर्धन है उसकी जो मृत्यु है वो 647 ईस्वी में हुई। कहते हैं कि ये निसंतान था, हर्षवर्धन निसंतान था, और इसीलिए इसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यवती वंश है ना उसका भी क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है ना। तो पुष्यवती वंश है ना उसका जो अंत है वो किसकी मृत्यु के बाद में हुआ था, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में हुआ था, जिसकी मृत्यु कब हुई थी, 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। दोबारा बता देता हूँ जो स्मिथ है ना उसने हर्षवर्धन को कहा था हिंदू काल का अकबर। ठीक है ना। जो बाणभट्ट है ना उसने सकलोत्तर नाथ की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ होता है उत्तर भारत का स्वामी। कवि सोडल ने ग्रंथ लिखा था उदय सुंदरी कथा। क्या नाम था, उदय सुंदरी कथा। ये जो ग्रंथ था ना इसमें कविंद्र कहा गया, हर्षवर्धन को क्या कहा गया था, कविंद्र कहा गया। जो जयदेव है ना उसने रचना की थी किसकी, गीत गोविंद की, और इसमें है ना उसने हर्षवर्धन को कहा था काव्य का हर्ष, यानी काव्य का हर्ष कहा गया था किसको, हर्षवर्धन को। जो हर्षवर्धन है ना उसे साहित्यिक सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन को क्या कहते हैं, साहित्यिक सम्राट कहते हैं। एक्चुअल में हर्षवर्धन ने 3 नाटकों की रचना की थी। कितने नाटक लिखे थे, 3। एक का नाम तो क्या था, नागानंद, दूसरे का नाम क्या था, रत्नावली, और तीसरे का नाम क्या था, प्रियदर्शिका। तो ये तीनों नाटक वो किसके द्वारा लिखे गए थे, हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे। हर्षवर्धन ने न केवल नाटकों की रचना की बल्कि खुद ही है ना इन नाटकों पर अभिनय किया गया था, किसके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये जो तीनों नाटक है ना ये कवि दावक ने लिखे थे। तीनों नाटक किसने लिखे थे, कवि दावक ने, लेकिन उन पर नाम किसका छप गया, हर्षवर्धन का। लेकिन सीधा पूछा जाए तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये रचनाएं किसकी थी, हर्षवर्धन की थी। हर्षवर्धन के जो दरबारी थे ना उनमें सबसे पहले बात करते हैं बाणभट्ट की। क्या नाम था, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कौन से ग्रंथों की रचना की, हर्षचरित और कादंबरी की। यानी हर्षचरित और जो कादंबरी ग्रंथ है ना ये किसने लिखे थे, बाणभट्ट ने लिखे थे। जो कादंबरी है ना इसे पूर्ण किया था बाणभट्ट के पुत्र ने, जिसका नाम क्या था, भूषण भट्ट। यानी इसके द्वारा पूर्ण किया गया था कौन से ग्रंथ को, कादंबरी को। उसके बाद में दूसरा इसका जो दरबारी था उसका नाम क्या था, मयूर था। दूसरे दरबारी का नाम क्या था, मयूर था। और जो मयूर है ना उसने कौन सा ग्रंथ लिखा, एक तो सुभाषितावली और दूसरा कौन सा, सूर्यास्तक। ठीक है ना। मैंने बताया था कि सुभाषितावली में ही मयूर ने वर्णन किया था कि जो राजेश्री है ना उसके प्रशासन के लिए, प्रशासन में सहायता करने के लिए उसने राजधानी बनाया था किसको, कन्नौज को। ठीक है ना। और इसी कारण जो कन्नौज है ना उससे वहाँ पर दोनों साथ साथ ही बैठते थे सिंहासन पर। तो ये किसने बताया था, मयूर ने बताया। ठीक है ना। इसके काल में ही एक और विद्वान था जिसका नाम क्या था, उद्योतन। और उद्योतन ने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसका नाम क्या था, न्यायवर्तिका। यानी इस ग्रंथ की रचना भी है ना वो किसके समय हुई थी, हर्षवर्धन के समय। हालांकि ये वर्णन कहीं पर नहीं मिलता है कि जो उद्योतन है ना वो हर्षवर्धन का दरबारी था। तो इसका वर्णन है ना वो कहीं पर भी नहीं मिलता है कि ये इसका दरबारी था। मैंने पहले ही बताया था कि जब वेनसांग भारत आया था तो उस समय चीन का शासक कौन था, ताइसुंग। तो इसका मतलब यही है कि हर्षवर्धन के समय भी चीन का शासक कौन था, ताइसुंग था। और जो ताइसुंग है ना उसके दरबार में हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में दूतमंडल भेजा था। कब भेजा था, 641 ईस्वी में। यानी व्यापार वगैरह स्थापित करने के लिए, आर्थिक दृष्टि मजबूत करने के लिए। बदले में जो ताइसुंग है ना उसने भी हर्षवर्धन के दरबार में कितने दल भेजे थे, 3 दल भेजे थे। यानी 3 दल भेजे गए थे हर्षवर्धन के दरबार में, किसके द्वारा, ताइसुंग के द्वारा। और ये जो तीनों दल है ये कब कब भेजे गए थे, 641 ईस्वी, 643 ईस्वी और 646 ईस्वी में। 641, 643 और 646 ये 3 दल भेजे गए थे हर्षवर्धन के दरबार में।
किसके द्वारा भेजे गए थे? चीनी सम्राट ताई सुन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में जो हर्षवर्धन है उसकी मृत्यु के बारे में ऐसा कहा गया कि उसकी मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। कहते हैं कि वो निज संतान था, इसीलिए इसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश का अंत हुआ। एक्चुअली में कुछ ऐसा मानते हैं कि निज संतान तो नहीं था, इसकी पुत्री भी थी, जो मैंने पहले बताया था कि उसका विवाह है वल्लभी के शासक द्रोसेन से हुआ था, लेकिन यहाँ पर है ना कोई इसका उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है ना, और इसीलिए इसकी मृत्यु के साथ ही जो पुष्यभूति वंश है ना उसका अंत हुआ। ठीक है, तो अब हम हर्षवर्धन का प्रशासन पढ़ लेते हैं। हर्षवर्धन के प्रशासन में एक होता था विदेश सचिव, इसे कहा जाता था महासंधि विग्रह। क्या कहते थे इसे? महासंधि विग्रह। जो मंत्री है ना उसे क्या कहा जाता था? अमात्य कहते थे। क्या कहते थे? अमात्य। जो प्रांतों के प्रमुख होते थे ना, प्रांतों के प्रमुख, उन्हें कहा जाता था राजस्थानीय। इन राजस्थानीय किसे कहते थे? प्रांतों के प्रमुख को कहा जाता था। ठीक है ना। इसके बाद में जो पुलिस अधिकारी होते थे ना इनके समय में, उन्हें कहा जाता था चाट व बाट। तो ये बस इतना वर्णन मिलता है हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में। अब ये पूछा जाए हर्षवर्धन के समय मुख्य अधिकारी कौन कौन थे? हर्षवर्धन के समय मुख्य अधिकारी जो सिंहनाद है ना, सिंहनाद मैंने बताया था जिसके कहने पर शासन ग्रहण किया था, वो क्या था? हर्षवर्धन का मुख्य सेनापति। हर्षवर्धन का मुख्य सेनापति कौन था? सिंहनाद था। ठीक है ना। उसके बाद में जो हर्षवर्धन है ना, उसके काल में जो अवंती था, अवंती, वो संधि करने वाला अधिकारी था। यानी जो संधि करने वाला अधिकारी है उसका नाम क्या था? अवंती था। दरअसल ये विदेश मंत्री भी होता था। क्या होता था? विदेश मंत्री। ठीक है ना। तो संधि करने वाला अधिकारी, इसे अपन युद्ध व शांति का अधिकारी भी कहते थे, जो कौन होता था? विदेश मंत्री। ये कौन था? अवंती था। इसके बाद में हर्षवर्धन के काल में जो कुंतल है ना, कुंतल, ये था अश्व सेना का प्रधान। अश्व सेना का प्रधान है वो कौन था इसके काल में? कुंतल था। ठीक है ना। कुंतल अश्व सेना का प्रधान था, जिसने सूचना दी थी ना हर्षवर्धन को राज्यवर्धन की हत्या के बारे में, तो ये अश्व सेना का प्रधान था। जो स्कंदगुप्त है ना, स्कंदगुप्त, वो हस्ती सेना का प्रधान था। जो हाथियों की सेना होती थी ना, उसका जो प्रधान है वो कौन था? स्कंदगुप्त था। ठीक है। इसके बाद में बंडी, बंडी की बात करें तो ये इसका ममेरा भाई था, ये प्रधान सचिव था। बंडी क्या था? इसके समय प्रधान सचिव था, जो इसका ममेरा भाई था। ठीक है। तो आपको दोबारा बता देता हूँ, जो हर्षवर्धन है ना उसका जो प्रशासन था उसके बारे में उल्लेख मिलता है। विदेश सचिव, महासंधि विग्रह, यानी महासंधि विग्रह का मतलब जो दूसरे क्षेत्रों से संधि करने वाला होता था उसे क्या कहते थे? विदेश सचिव या विदेश मंत्री नाम से भी संबोधित किया जाता था। जो मंत्री होता था ना उसे अमात्य कहते थे। मंत्री को क्या कहा जाता था? अमात्य कहते थे। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में। जो हर्षवर्धन है ना उसके समय में जो प्रांतों के प्रमुख है ना उन्हें राजस्थानीय कहते थे। प्रांतों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? राजस्थानीय कहते थे। किसके समय? हर्षवर्धन के समय। और जो पुलिस अधिकारी होते थे ना, मुख्य पुलिस अधिकारी, वो क्या कहलाते थे? चाट व बाट कहलाते थे। क्या कहलाते थे? चाट व बाट। ठीक है। इसके बाद में हर्षवर्धन के समय मुख्य अधिकारी कौन थे? जो सिंहनाद है ना वो हर्षवर्धन का सेनापति था। जो अवंती है ना वो संधि करने वाला यानी युद्ध व शांति का अधिकारी था और विदेश मंत्री भी था। कौन? अवंती नाम का व्यक्ति। जो कुंतल है ना ये अश्व सेना का प्रधान था। अश्व सेना का प्रधान कौन था इसके समय में? कुंतल था। जबकि जो स्कंदगुप्त है वो कौन सी सेना का प्रधान था? हस्ती सेना का प्रधान है वो कौन था? स्कंदगुप्त था। जो बंडी है ना वो प्रधान सचिव था, यानी ये प्रधान सचिव था किसके समय? हर्षवर्धन के समय।
याद रखना है कि जो हर्षवर्धन है ना, उसके बारे में जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। जानकारी के स्रोत बंसखेड़ा लेख, ये कहाँ पे है? यूपी में। बंसखेड़ा लेख में जो हर्षवर्धन है ना, उसके शासन प्रक्रिया की जानकारी मिलती है। यानी किस प्रकार से इसके द्वारा जो शासन चलाया जाता था ना, उसकी जो जानकारी है वो कौन से लेख से प्राप्त होती है? बंसखेड़ा लेख से। दूसरा है मधुबनी लेख। मधुबनी लेख ये भी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। मधुबनी लेख है ना, इसमें हर्ष के जीवन काल की जानकारी मिलती है, ठीक है ना, इसके जीवन काल की जानकारी मिलती है। और इसके जो मुख्य अधिकारी थे ना, जो अपन ने अभी पढ़े थे, उनकी जानकारी भी कौन से लेख से प्राप्त होती है? मधुबनी लेख से प्राप्त होती है। तीसरा है बिटोरा मुद्रा बांट। बिटोरा मुद्रा बांट। ये जो बिटोरा मुद्रा बांट है ना, ये हरियाणा में मिला है, सोनीपत जिले से, ठीक है ना। तो उसमें हर्षवर्धन के समय की जो मुद्राएं हैं ना, वो पाई गई है। तो ये है हर्षवर्धन के बारे में जानकारी स्रोत। वैसे हर्षवर्धन के बारे में जो पूर्ण जानकारी मैंने पहले ही बताया था कि बाणभट्ट का ग्रंथ है, वो कौन सा है? हर्षचरित, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। तो आपको याद रखना है, जानकारी के स्रोत में सबसे पहले कौन सा लेख आता है? बंसखेड़ा लेख। बंसखेड़ा लेख है, ये कहाँ पे है? यूपी में है। दरअसल इसमें हर्षवर्धन की शासन प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलती है, यानी जो शासन संचालित किया जाता था हर्षवर्धन के द्वारा, उसके बारे में जानकारी है बंसखेड़ा लेख में। फिर है मधुबनी लेख, ये कहाँ पे है? यूपी में है, और इसमें हर्षवर्धन के जीवन काल की जानकारी मिलती है। उसके बाद में जो हर्षवर्धन के समय के मुख्य जो प्रशासनिक अधिकारी थे ना, उनकी जानकारी भी अपने को मिलती है। कौन से में? मधुबनी लेख में। इसके बाद में है बिटोरा मुद्रा बांट, जो कहाँ पे? हरियाणा के सोनीपत जिले से मिला है। तो इसमें हर्षवर्धन के समय की जो मुद्राएं हैं ना, वो पाई गई है। तो ये जानकारी के स्रोत, हालांकि मैंने बता ही दिया कि पूरी जानकारी यानी इसकी बाणभट्ट के ग्रंथ से मिलती है, जिसका नाम क्या था? हर्षचरित था। तो ये हो गया अपना गुप्तोत्तर काल का पहला वंश, जिसका नाम था पुष्यभूति वंश। तो ये हर्षवर्धन है ना, वो एक सम्राट शासक के रूप में था। यानी पुष्यभूति वंश में यदि पूछा जाएगा तो मेनली किसको पूछा जाएगा? हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो वेनसांग है ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस काल में जितने भी अपन राज्य पढ़ेंगे, चाहे पल्लव राज्य पढ़ें, इधर वातापी पढ़ें चाहे, तो उनमें जो वर्णन है ना, वेनसांग का बार बार आता रहेगा, क्योंकि उन्होंने उन शासकों के बारे में वर्णन किया है अपने ग्रंथ किसमें? शियोकी में। तो आगे अपन और भी मस्त पढ़ेंगे, परमार वगैरह, चालुक्य वगैरह, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे। लेकिन इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। तो फिर अगले वीडियो तक इंतज़ार करते रहिए। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।